हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। और आज के इस लेक्चर हम बात करेंगे आपका क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो गाइस, हम जो है आपका जो चैप्टर 1 है उसको फिर से पूरा लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो है कई रोज़ रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर उसमें हमें कई चीज़ें समझ नहीं आ रही है, या फिर सर आपने उसमें लिख के नहीं समझाया है। तो इस कारण से हम इस पूरे चैप्टर को फिर से रीड करा रहे हैं आपको, फिर से एक एक लाइन को हाईलाइट करा के आपको पूरा लिख लिख के समझाने वाले हैं। उस समय क्या था, हमारे पास जो लिखने वाला सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो उस समय नहीं था। इस कारण से हमने आपको कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं वो लिख के नहीं समझा पाए, तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही हैं। और हमें लगा था कि आप जो है क्लास 11th में आ चुके हो तो कई वर्डों के मीन तो आपको पता होगा, इसलिए हमने कई जैसे वर्डों का जो है हमने क्या किया था, वहाँ पे मीन वगैरह नहीं बता पाए थे आपको। लेकिन आपका रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर हमको एक एक वर्ड का मीन बताइए, आप जो हमें एक एक लाइन को समझाइए। तो इसलिए हम आपको पूरा एक A to Z बातें आप आपको समझाने वाले हैं। लेकिन जो आपका पार्ट 1 था उसमें हमने आपको जो है सारी बातें बिल्कुल सही समझाई हैं, और आपको जो है कोई भी वहाँ से हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि सर हमें उसको जो है दोबारा समझने की आवश्यकता है। लेकिन जो अगले लेक्चर्स हैं उनमें आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत जा रही है। जैसे कि हम बात करते हैं आपका कहाँ से, तो आपको वो दिक्कत गई है, वो गई है कहाँ से आपकी, तो ये नेचर ऑफ मैटर से गई है, या फिर नहीं भी गई होगी तो भी हम क्या कर रहे हैं, आपका नेचर ऑफ मैटर से यहाँ से लेने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर को। तो अब जो है जो पार्ट 1 रहेगा आपका, वो पार्ट 1 एज इट इज रहेगा, लेकिन जो पार्ट 2 है वो चेंज होकर अब आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसमें कि हम आपको जो ये करा रहे हैं। तो अब देखिए होगा क्या कि इसमें हम आपको और नई क्या क्या चीज़ें करा रहे हैं वो आपको ज़रा समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि जो बुक वो थी वो शायद 2018-19 की थी, लेकिन ये जो बुक रहेगी वो आपकी 2020-21 की है। इससे होगा क्या कि यदि कोई एनसीईआरटी ने जो चीज़ें हटाई हैं या फिर उनमें जोड़ी हैं तो वो भी आपको क्या होंगी, सही सही मिल जाएंगी। और दूसरी बात वही मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हमारे पास अब ये लिखने वाला भी सॉफ्टवेयर है, तो इससे हम आपको पूरी एक एक चीज़ों को लिख के एकदम जो है टिप टू टप करके समझाएंगे, और छोटे से छोटे मीन का भी हम आपको जो है या वर्ड का जो है मीन बताएंगे जो भी आपको समझ नहीं आता है। तो अब यहाँ से हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और एक एक चीज़ को जरा हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जो कि है नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले तो भाई ये जो वर्ड है उसको जरा ध्यान से और गौर से देख लो, क्या मीन होता है इसका, नेचर ऑफ मैटर मतलब। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे कि ये जो वर्ड आया है मैटर, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हमने जो है इसको क्लास 10th में और 9th में खास कर पढ़ चुके हैं भैया। मैटर मतलब क्या होता है, मैटर कोई भी वो सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, या उसके पास कोई डेफिनेट मास होता है। यह हमने जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैटर के बारे में। अब जो मैटर होता है वो यदि हमारा कोई मास को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका भैया कुछ ना कुछ नेचर तो होगा। अब नेचर से क्या मतलब है कि जैसे आपके पास कोई मैटर है और मान के चलिए कि वो कैसा है, आपका एक फ्लो कर रहा है। तो अब फ्लो कर रहा है तो आप कैसा नेचर बोलोगे उसका, कि वो लिक्विड में है। यदि कोई मैटर है आपके पास जो कि बिल्कुल एकदम फ्रेमली होके रखा हुआ, या फिर बोल सकते हैं एकदम वो क्या है, सॉलिड है, तो उसको कैसा नाम दे दिया हमने, सॉलिड दे दिया। कोई एक मैटर है जो कि क्या है, हवा में जो है बिल्कुल फ्लो हो रहा है, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, गैस दे देंगे। तो इस तरह से हमने मैटर का भी नेचर को समझा कि भाई मैटर जो है कितने टाइप का होता है, क्या होता है उसमें, ये सारी बातें हमने समझी। अब यहाँ से हम देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है कि यू आर ऑलरेडी फेमिलियर हो किसके संग, आपका टर्म मैटर, जो कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो। और वो क्या था कि जो भी सब्सटेंस आपका या एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास है, ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, उसे हम मैटर बोलते हैं। अब आगे बोल रहा है एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जांपल अ बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल थिंग बीइंग्स ईटीसी आर कंपोज ऑफ मैटर। तो बोल रहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो सारी की सारी क्या है, मैटर से ही बनी हुई है, मैटर ही है। जैसे आपका बुक हो, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, वाटर हो, एयर हो, और जो भी सारे लिविंग बींग है, मतलब लिविंग बींग मतलब हम सब जो कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी क्या है, एक मैटर ही हैं। और जो कि किससे कंपोज होकर बने हुए हैं, आपके मैटर से बने हुए हैं। और यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, और आप जानते हो ये जो होते हैं इनके पास मास भी होता है और ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। और लेट अस रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो अब जरा हम रिकॉल करते हैं, मतलब कि पुनर्वृत्ति करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको फिर से जो है समझते हैं कि जो मैटर होता है उसकी स्टेज क्या क्या होती हैं। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो स्टेट होती है मैटर की वो आपकी 3 तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
अब आप इसमें जो है शायद एक और जो है डालोगे, वो शायद प्लाज्मा है। अब देखेंगे आगे चल के। तो स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, और जो कि आपने क्या है आपकी प्रीवियस क्लास में लर्न कर चुके हुए हो। तो चलो उसको ही हम एक बार रिकेप मार लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर को जरा बात करते हैं क्या है भाई। तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या लिखा है इन्होंने कि यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट बिज। अब यहाँ पे जो वर्ड आता है बिज, बिज का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं नाम से लेके, मतलब कि हमने किसी का एग्जाम्पल दिया और जब हम बोल देते हैं कि उनका नाम ले लेके भैया कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या नाम लेके जब हम उदाहरण देते हैं उसे हम बोलते हैं बिज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर अवेयर हो, मतलब कि आप जागरूक हो कि जो मैटर होता है वो आपका 3 स्टेट में पाया जाता है, 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। फिजिकल का मतलब ये होता है कि आप उसे छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना, या देख भी सकते हो। तो ऐसी जो होती है उन्हें हम फिजिकल स्टेट बोलते हैं। अब फिजिकल स्टेट इसकी कैसी होती है, जैसे कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मैटर के, इन दीज जो है 3 स्टेट कैन बी रिप्रेजेंट एज शोन, जो कि फिगर 1.1 में आपको बताया गया। मतलब ये है कि हर एक सब्सटेंस या हर एक मैटर जो भी दुनिया में पाया जाता है वो जो है कुछ ना कुछ जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम बात ये करेंगे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने या किस तरह से होते हैं, या लिक्विड में किस तरह से पार्टिकल्स होते हैं, या गैस में किस तरह से पार्टिकल्स होते हैं, उसकी हम बात करेंगे, जो कि आपको फिगर 1.1 में भी बताया गया है। जरा फिगर 1.1 को देखिए, ये रहा आपका फिगर 1.1। तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि जो आपका क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड जो है आप देख पा रहे होगे इसके जो पार्टिकल्स वगैरह बिल्कुल देखिए कितने कितने नज़दीक हैं। तो हमें क्या देख के इससे ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है कि जो आपके सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, या हम बोल सकते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही धस के चिपके हुए हैं। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं भैया लिक्विड की। तो लिक्विड में जो भी पार्टिकल्स है वो आप देख पा रहे हो उनके बीच का जो डिस्टेंस है इनके जो मॉलिक्यूल्स में, वो थोड़ा दूर दूर है। और ये जो है क्या है आपके थोड़े दूर दूर होने के कारण ये जो है टाइटली बॉन्डेड नहीं है, मतलब कि जो है फ्लो कर सकते हैं। उसी तरह से आप गैस को देखोगे तो गैस के तो भाई और ही इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, देखो ये कितने दूर दूर हैं ये। तो इस तरह से जो गैस होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। तो ये आपको फिगर जो आपका 1.1 है वो ये बताता है। जरा आगे पढ़ते हैं जरा हम। तो जो पार्टिकल्स होते हैं आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ सॉलिड्स इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब हमसे बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपके वो क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के, है ना, जब हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड की अभी मैंने आपको वो बताया था फिगर में। तो जब सॉलिड की हम बात करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, और इनका ऑर्डरली फैशन होता है। अब ऑर्डरली फैशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यदि जमे हुए होंगे तो मतलब कि यदि इस तरह से जमे हैं ये, तो ऐसे ऐसे करके ही जमे हुए होंगे, या फिर आपके जो है एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, मान के चलिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके, मतलब ये जो आपका होता है वो एकदम फैशन में जमा हुआ होता है। मतलब इनका एक सीक्वेंस होता है, या बोल सकते हो इनका एक शेप होता है, उस तरीके से ये जो है जमे हुए होते हैं, वहाँ पे सेट हुए होते हैं। और देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और वहाँ पे जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके पास ये फ्रीडम नहीं होती, वो आपस में जो है दूर दूर भाग जाएं, या फिर वो जो है आपस में इस तरह से घुल मिल जाएं, इस तरह से वो उनके पास एक फ्रीडम नहीं होती हैं। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्लोज तो रहते हैं एक दूसरे के, लेकिन दे कैन मूव अराउंड, लेकिन वो जो है आपके आपस में मूव कर सकते हैं। और हाउ एवर इन गैसेस की हम बात करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट एंड दियर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। तो बोल रहे हैं कि गैस की हम बात करते हैं तो गैस का क्या खेल है कि गैस तो लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल से भी अलग ही होता है। कैसे भैया, कि देखते हो गए कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं कंपेयर करके किसका, सॉलिड और लिक्विड के स्टेट को। और जो गैस के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही ईजी होता है, मतलब कि आसानी से वो इधर उधर मंडराते रहते हैं, और बहुत वो क्या होते हैं, तेज होते हैं। और आगे बोला जा रहा है कि बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और इन तरह की अरेंजमेंट की इन पार्टिकल्स की डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब इन पार्टिकल की अरेंजमेंट की वजह से ही हमें जो है इन सभी स्टेट ऑफ मैटर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा जो है इनका चरित्र, या बोल सकते हैं इनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी, तो वो हमें इनकी अलग अलग मिलती है। कैसे, जैसे हम बात करते हैं भैया हमारा कौन है, सॉलिड है। तो सॉलिड के पास जो इनके क्लोजली पैक्ड होने के कारण जो पार्टिकल्स का, इनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम रहेगी और एक डेफिनेट शेप रहेगा। अब डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप का मतलब ये है कि जैसे किसी भी आपने क्या किया, एक लोहे का कोई टुकड़ा ले लिया इस तरीके से,
तो ये जो लोहे का इस तरह से टुकड़ा है, तो इसका जो शेप आप देख पा रहे हो कैसा भाई, इसी तरीके से है। अब इसकी आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको कैसी दिखेगी, आपको बिल्कुल डेफिनेट ही दिखेगी। तो इस तरीके से जो हमारा एक सॉलिड होता है वो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और एक डेफिनेट शेप भी होता है। आगे हम बात करते हैं आपका एक दूसरा जो है वो लिक्विड है। तो लिक्विड के पास एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होगी लेकिन एक डेफिनेट शेप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए आपने क्या किया, 2 ml आपका क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और उसको कहीं पे क्या करिए, एक जो है आपने एक गिलास में रखा। तो जब 2 ml आपने गिलास में रखा उस वाटर को, तो उसने जो है जो गिलास गिलास का जो शेप हो, मतलब उसका जो जैसा भी शेप होगा गिलास का, उसका शेप वो ले लेगा, है ना, लिक्विड। लेकिन यदि आपने क्या किया, उस 2 ml को जो आपका क्या था, वाटर था, उसी को एक बोतल में डाल दिया, तो वो बोतल का शेप ले लेगा। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम है वो तो उसकी डेफिनेट हो रही है या सेम रह रही है, लेकिन उसका जो है शेप बदलता जा रहा है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं उनका क्या होता है, आपका शेप जो है सेम नहीं रहता, डेफिनेट नहीं रहता, लेकिन डेफिनेट उनकी वॉल्यूम रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इनको याद लग लीजिएगा बिल्कुल। आगे बोल रहा जा रहा है कि दे टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें कि उनको हम प्लेस करते हैं। आगे हम बात करते हैं गैस की। तो भैया गैसेस जो होती हैं हैव जो है ना इधर डेफिनेट वॉल्यूम, बोल रहे हैं कि गैस के पास ना ही की जो हमारी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही एक डेफिनेट शेप होता है। दे ये जो होती है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेती है स्पेस इन द कंटेनर विच दे आर प्लेस्ड। यदि हमने क्या किया, थोड़ी सी गैस यदि किसी कंटेनर में डाल दी, तो ऐसा नहीं है कि जो हमने गैस ली वो यहीं यहीं रह जाएगी। ये जो होंगी पूरे जो भी कंटेनर होगा उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे। इस तरीके से ये जो होती हैं क्या होती हैं, पूरा फैली हुई होती हैं। और दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर आर जो है इंटर कन्वर्टिबल, मतलब कि ये लिखा है, इसका मीन ये है कि ये जो रहते हैं आपके इंटर कन्वर्टिबल रहते हैं। अब इंटर कन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि आपस में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि कोई सॉलिड को आप लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड को आप गैस बना सकते हो। अब ये कैसे? तो बिल्कुल एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसा कि आपका है आइस। अब जब हमने आइस देखा रहता है तो आइस क्या होता है आपका, बिल्कुल ही एकदम सॉलिड होता है। यदि उसी को हम क्या कराएं, थोड़ा हीट कराएं, तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और फिर उसको फर्दर हीट कराएंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। इस तरीके से जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो हमारे, या कोई भी दुनिया का मैटर जो होता है वो इंटर कन्वर्टिबल होता है। और वो कैसे होता है, जब उनका हम चेंजिंग कर दें कंडीशन ऑफ टेम्परेचर को और प्रेशर को। अब ये जो टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन है उसको हम फिर जो आगे चल के देखेंगे, आपके कुछ लॉस वगैरह भी हैं उनमें ये बताया गया आपको किस तरीके से हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा या फिर कैसा क्या होगा, ये सारी बातें हम आगे देखेंगे। तो ये जो आपका ये पोर्शन है पूरे, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लो कि जो सॉलिड को हम क्या कर पाते हैं आपका, यदि हीट और उसको कूल करें। देखो अब यहाँ पे इस बात को देखो जरा, यदि सॉलिड को हीट कराओगे आप, है ना, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, सॉलिड को जब हीट कराओगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को हीट कराओगे तो वो आपका गैस में बदल जाएगा, और यदि आपने गैस को कूल कराया तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को कूल कराओगे तो आपका वो सॉलिड में बदल जाएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक साइकिल चलते रहता है हमारा नेचर में। On heating, a solid usually changes to a liquid, and the liquid on the further heating changes to a gas or a vapor. In the reverse process, a gas on cooling liquefies the liquid, and the liquid the further cooling freezing the solid. बिल्कुल सिंपल चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। अब जरा हम बात कर लेते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो आगे लिखा है इन्होंने कि इन द क्लास 9th में चैप्टर 2 में आपने ये पढ़ चुके हो कि जो हमारा मैक्रोस्कोपिक और अ बुल्क लेवल जो हमारा मैटर होता है कैन बी क्लासिफाइड एज अ मिक्सचर और अ प्योर सब्सटेंसेस। देखिए यहाँ पे जो बात आपके लिए निकल के आई है वो ये है कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है। देखो मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हम क्या कर पाते हैं, बिल्कुल एकदम बड़े पैमाने पे देखते हैं। जैसे हमारा कोई भी एटम वगैरह है, अब एटम वगैरह न्यूक्लियस जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उनको हम मैक्रो नहीं बोलेंगे, उनको माइक्रो बोलेंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें, चाहे वो आपका क्या है, आपका अर्थ है, चाहे वो अर्थ में होने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, या फिर आपका जो भी प्लानट है, तो वो सब मैक्रोस्कोपिक में हम ले लेते हैं। तो आगे बोल रहा है कि आपने ये पढ़ चुके हो, यू हैव लर्न दैट द मैक्रोस्कोपिक, या जिसे हम बुल्क लेवल बोलते हैं या बल्क से पढ़ा जाता है। देखो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो, बुल्क और बल्क, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, उसका मतलब ये कि है बड़ा भी विशाल जो है ना। तो मैटर जो है आपका क्लासिफाइड हो गया है कैसे, मिक्सचर, या जिसे हम बोलते हैं आपका प्योर सब्सटेंसेस। याद रखिए, देखिए जो मिक्सचर या फिर हमारा प्योर सब्सटेंस में हमने मैटर को बांटा हुआ है। अब इस लाइन का मीन क्या होता है भाई, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस का मीन क्या है?
तो देखो यहाँ पे दो वर्णों को ध्यान से सुनो, पहला तो है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर हम उसको बोलते हैं जिसमें कि एक या एक से अधिक जो है क्या हो सब्सटेंसेस वगैरह मिलके एक कोई भी कंपाउंड या कोई भी जो है आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, है ना। अब सिंपल भाषा में बोलें कि आपने क्या किया कि कोई भी जैसे क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया, उसमें आपने क्या करा, कोई भी जैसे क्या कर दिया आपने, नमक डाल दी, वहीं पे आपने शुगर डाल दी, पानी डाल दिया, इस तरीके से आपने डिफरेंट टाइप ऑफ जो उसमें क्या डाल दिए सब्सटेंसेस डाल दिए, तो जो आपको मिलेगा वो होगा एक मिक्सचर। लेकिन प्योर सब्सटेंसेस की यदि हम बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक तरह का ही कोई भी क्या हो कंपाउंड हो, या ये फिर एक ही तरह का क्या हो उसमें सब्सटेंसेस हो, तो उसे हम बोलते हैं आपका प्योर सब्सटेंसेस। अब जरा इसका एक एग्जांपल भी देख लीजिए। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि आपका वाटर है या कोई भी जो एलिमेंट है, डायमंड है, तो इस तरीके से जो भी क्या हो एकदम प्योर मिले वो होता है आपका क्या प्योर सब्सटेंस। अब वाटर रहता है, अब वाटर में क्या रहता है भाई, उसमें तो कुछ और रहता ही नहीं है। तो इस तरीके से जो वाटर है वो आपका एक प्योर सब्सटेंसेस है। याद रखिएगा, देखिए क्या होता है, हम जो है जैसे मिल्क होता है, मिल्क को हम प्योर सब्सटेंसेस मानने लगते हैं, लेकिन मिल्क हमारा एक प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। देखिए दो बातें होती जो हमें कंफ्यूज करती है। एक तो हम क्या देखते हैं, शुद्धता देखते हैं, जो कि हमारी देसी भाषा में बोलते हैं भाई कोई चीज़ कितनी शुद्ध है। तो हम साइंस की भाषा में शुद्ध को नहीं देखते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि उसमें हमने भैया कितना पार्टिकल्स मिलाया, कितना उसमें सब्सटेंस मिलाया है, उसके बेस पर उसे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बेस पर डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं मिल्क की। अब मिल्क को कोई बोल दे भाई उसको प्योर सब्सटेंस है, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क में कई तरह के जो हैं और सब्सटेंसेस ऑलरेडी मिले हुए हैं, जैसे कि उसमें क्या मिला हुआ रहता है, प्रोटीन्स वगैरह, फाइबर, या मतलब अलग अलग चीज़ें उसमें मिली हुई होती हैं। इसलिए हम मिल्क को जो है क्या नहीं बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस नहीं बोल सकते हैं। तो इसी चीज़ में हम जो है कंफ्यूज रह जाते हैं कि यार मिल्क जो रहता है हमारा वो एक प्योर सब्सटेंसेस है या फिर नहीं है। तो अब आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किन किन को ये डाउट था कि वो मिल्क को एक प्योर वो सब्सटेंसेस मानते थे, और आज उनका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आप बिल्कुल कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इससे मैं समझूंगा कि आपका ये डाउट है कि नहीं। आगे लिखा है कि दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज सोन इन फिगर आपका 1.2, मतलब कि हमने जो है मैटर, मिक्सचर, इन सभी को फिगर 1.1 में और सब डिवाइडेड किया हुआ। जरा फिगर 1.2 देख लेते हैं जरा हम। तो कहाँ गया है आपका ये फिगर 1.2, ये देखिए। तो ये पूरी चार्ट जिस बंदे ने याद कर ली उसके लिए तो कुछ नहीं है, चैप्टर 1 बिल्कुल हलवा है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। ध्यान से देखो इस चार्ट को। तो इसमें क्या है, मैटर को इन्होंने क्या डिवाइड किया है, देखिए मैटर को इन्होंने क्या डिवाइड किया, पहला है मिक्सचर में और दूसरा इसको किया इसका प्योर सब्सटेंसेस में। अब जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम किस तरह से बोल सकते हैं कि वो हमारे क्या हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है भैया होमोजेनियस और दूसरा होता है हीट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, तो होमोजीनियस मतलब ये होता है कि आपने कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी ली, जैसे आपने क्या लिया, वाटर लिया है ना, इसको हम ब्लू कलर से बनाते हैं। तो आपने क्या किया, पानी लिया और पानी में क्या किया आपने, थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो जब हम पानी में क्या करेंगे, नमक वगैरह को डाल देंगे, तो वो जो नमक रहेगा इसमें पूरा जो है बिल्कुल घुल जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं होमोजीनियस, मतलब कि जो हर एक डायरेक्शन से एकदम घुल जाए, मिल जाए। जैसे कि अब जब आपने इसमें घोल दिया जो है नमक था पानी में, अब आपने थोड़ा सा इसका सैंपल लिया और उसको टेस्ट करोगे, तो चाहे आप यहाँ से कोई सैंपल उठा लो, चाहे आप यहाँ से कोई सैंपल उठा लो, मतलब किसी भी डायरेक्शन आप सैंपल उठाओगे तब भी वो जो पानी रहेगा वो खारा ही लगेगा आपको। तो इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस, मतलब पूरी तरीके से एकदम घुल मिल गया। लेकिन वहीं पर ऐसा होता कि आपने क्या लिया होता, आपका जो भी अभी कंटेनर था उसमें थोड़ा सा क्या लिया होता, आपने पानी लिया होता, और वहीं पे आपने कोई भी क्या ले ली होगी, सैंड के पार्टिकल्स वगैरह इसमें डाल दिए होते। तो क्या जो सैंड के पार्टिकल्स रहते हैं क्या इसमें पूरी तरीके से घुल जाते हैं, क्या नहीं घुलते। तो इस तरह का जो मिक्सचर बने जिसमें कि हमारा पूरी तरीके से एकदम होमोजीनियसली वो पूरा ना घुले ना मिले, इस तरीके को हम बोलते हैं आपका क्या, हीट्रोजीनियस। तो दो तरह की टर्म होती हैं आपकी, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है हीट्रोजीनियस। ये सब आती है मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह की टर्म पढ़ते हैं। अब बात हम करते हैं आगे आपका है प्योर सब्सटेंसेस भाई। तो प्योर सब्सटेंसेस का क्या सेंस होता है, तो अभी मैंने आपको बताया जिसमें सिर्फ एक ही तरह का या फिर आपका वो हो, है ना। मतलब कि अब यहाँ पे दो बात आती हैं, पहला तो रहता है भैया एलिमेंट्स और दूसरा रहता है कंपाउंड्स। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड में इनको डिवाइड क्यों किया है। तो देखिए डिवाइड करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे एक ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एक पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट है। तो
तो ऑक्सीजन जो हमारा एक सिंगल एलिमेंट है तो उसे हम प्योर सब्सटेंसेस में ले सकते हैं। और वहीं पे आपका जैसे कि हो क्या H2O, H2O हम जानते हैं क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर एक क्या है, कंपाउंड है, और कंपाउंड को भी हम प्योर सब्सटेंसेस में लेते हैं। लेकिन मिल्क एक कंपाउंड नहीं है, मिल्क एक जो है मिक्सचर है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है। मतलब कि उसमें क्या रहता है, फैट रहता है, उसमें वाटर भी रहता है, उसमें कई सारे जो हैं अलग अलग सब्सटेंसेस रहते हैं। तो ये आपको बात दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखनी है। अब आगे हम बढ़ते हैं जरा और बात करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो व्हेन ऑल कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर इट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंसेस और अ मिक्सचर कंटेन मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब यहाँ पे ये है कि आपको प्योर सब्सटेंसेस की और जो है मिक्सचर की डेफिनेशन दी गई हुई, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। कोई मतलब नहीं है, आप चाहो मैं इसको जो अंडरलाइन करा देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगी। तो वही मैंने जो बताया वही इन्होंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं भाई ये जो मिक्सचर होता है उसमें कंटेंट्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ अ टू और अ मोर प्योर सब्सटेंसेस विच में बी प्रेजेंट इन इट इन द एनी रेशियो। अब बात याद यार कि एनी रेशियो का क्या मतलब होता है। तो आगे जरा हम बढ़ें उससे पहले जरा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि मिक्सचर जो रहता है उसमें कंटेंट रहते हैं पार्टिकल्स दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस के जो भी रहते हैं वो, जो कि हमारे प्रेजेंट रहते हैं कोई भी रेशियो में। कोई भी रेशियो का मतलब ये रहता है कि आपने जो है इसे पानी को ले लिया क्या, वन, और वहीं पे जो भी आपका क्या था कोई दूसरा कोई सब्सटेंस है उसको ले लिया कोई टू, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:2। मतलब कि इस तरीके से आपने जो चाहो वो रेशियो में आप क्या कर सकते हो, सब्सटेंसेस वगैरह को ले सकते हो। लेकिन अब आगे देखिए जरा, हैंस दियर कंपोजिशन इज वेरिएबल, और इनकी जो कंपोजिशन रहती है वो वेरिएबल रहती है। अब वेरिएबल का मतलब ये रहता है कि जैसे आपने क्या किया 1:2 को लिया, तब जाकर आपने कोई भी जो है चीनी वगैरह का जो सॉल्यूशन बनाया पानी के संग, आपने जो है पानी की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ले ली होती और जो शुगर कम ले ली होती तो आपका अलग बन जाता। तो इस तरीके से जो मिक्सचर जो बनते हैं वो आपके वेरिएबल कंपोजिशन के बनते हैं। मतलब कि उनमें आपका जो कंपोजिशन वगैरह रहता है उसका जो है सिंपल रेशियो नहीं रहता, वो आप जैसा चाहो वैसा रेशियो ले सकते हो। और बिल्कुल समझ आनी चाहिए ये बात आपको। और आगे बोला जा रहा है कि जो प्योर सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं मिक्सचर्स आर कॉल्ड इट कंपोनेंट। बोल रहे हैं जो प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इज कंपोनेंट्स, तो वो जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स होते हैं। और मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर, जितने भी आप सब्सटेंसेस देखते हो अपने आसपास वो एक मिक्सचर ही हैं। फॉर एग्जांपल के लिए शुगर सॉल्यूशन वाटर हुआ, एयर हुआ, टी हुई जो चाय बनाते हो आप, या ऑयल, जो भी सब मिक्सचर होते हैं। और मिक्सचर में भी होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था होमोजीनियस मतलब कि जो कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के संग, और दिस मीन्स पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द, जो है आपका क्या, थ्रू आउट दी बुल, क्या लिखा है यहाँ पे अभी देखते हैं जरा। तो थ्रू आउट जो है आपका क्या, थ्रू आउट द बुल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। तो वो यहाँ पे मतलब है जो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल लिया था। आगे लिखा कि शुगर है सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब कि शुगर का सॉल्यूशन या फिर एयर जो है वो भी क्या है, एक एग्जांपल है आपका क्या, होमोजीनियस मिक्सचर का। और इसके ही विपरीत में एक और होता है जो कि होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्या होता है आपका कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत में जो चले वो से बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो रहता है उसमें कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्मली रहता है भाई थ्रू आउट एंड सम टाइम डिफरेंट कंपोनेंट आर विजिबल। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ अ साल्ट एंड शुगर, है ना। साल्ट और शुगर का कैसे कि आपने साल्ट और शुगर को जब मिलाया तो साल्ट अलग दिख जाएगा, शुगर अलग दिख जाएगी। उसी तरीके से जो ग्रेन्स वगैरह रहते हैं और पल्स जो दाल वगैरह रहती हैं उनका भी आपको अलग अलग दिख जाएगा। और अलॉन्ग विद जो है सम डर्ट्स वगैरह भी, डर्ट्स मतलब होती है जो धब्बे धब्बे या फिर बोल सकते हो जो जो आपका क्या है, ये जो धूल वगैरह है ना वो उसी को हम बोलते हैं, जो कि स्टोन का एकदम छोटा छोटा पीस वगैरह। और आर हीट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जाम्पल, और आप जो है उसको सोच भी सकते हो और एग्जाम्पल को मिक्सचर विच यू कम अक्रॉस इन द डेली लाइफ। और इट इज द वर्थ वाइल टू मेंशन हियर दैट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग द फिजिकल मेथड सच एज अ सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्टरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन इट। क्या मतलब है भैया इस लाइन का, इसका मतलब ये है कि आप जो भी मिक्सचर बन रहे हैं उनको सेपरेट भी कर सकते हो कुछ कुछ मेथड लगा के, जैसे कि आप हाथों से उसको जो है छान सकते हो, अलग कर सकते हो। फिल्टरेशन मतलब छन्नी वगैरह लगा के। क्रिस्टलाइजेशन भी एक मेथड होती है जो आपको भी नहीं पढ़नी है, और एक डिस्टिलेशन भी एक मेथड होती है जो भी आपको भी नहीं पढ़नी है, वो आगे चल के आएगी। तो इस तरीके से हम इन मेथड का यूज़ करके इन सभी को पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया प्योर सब्सटेंसेस की, क्या लिखा है इन्होंने। तो प्योर सब्सटेंसेस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर।
तो यहाँ उन्होंने लिखा है जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो चरित्र है, वो सबसे अलग होता है मिक्सचर से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके प्योर सब्सटेंसेस के, उनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। जैसे हम बात करते हैं भैया कॉपर, तो कॉपर कॉपर ही रहे भैया, उसमें कोई और दूसरा मिला नहीं है ना। देखो उसी तरह से बोलते हैं ना भाई, गोल्ड की शुद्धता, सिल्वर की शुद्धता, बोलते हैं ना कि जैसे आप जो ज्वेलर्स के पास जाते हो, आप बोलते हो भैया हमें बिल्कुल एकदम शुद्ध गोल्ड चाहिए, या वो हम बोलते हैं उससे क्या, प्योर गोल्ड चाहिए। तो प्योर गोल्ड का मतलब ये रहता है कि उसमें और कुछ ना मिला हो। तो उस तरीके से ये हमारा गोल्ड एक प्योर वाला है ना। तो उसी तरीके से कॉपर हुआ, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ये सभी क्या एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंसेस के। और आगे लिखा भैया ग्लूकोज कंटेन अ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन फिक्स्ड रेशियो। अब आप बात करोगे यार ग्लूकोज को हमने जो है मिक्स उसकी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में क्यों लिया है, क्योंकि इसमें जो भी सब मिले हुए रहते हैं वो एकदम फिक्स्ड क्वांटिटी मिले हुए रहते हैं। और दूसरी बात ये जो ग्लूकोज है कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सी जो है आपका 12 है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6। तो इसे हम बोलते हैं आपका क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब देखोगे आप ये फॉर्मूला है, कंपाउंड है, इस तरीके से ग्लूकोज भी क्या है, एक हमारा प्योर सब्सटेंसेस है। आगे हम बात करते हैं भैया, क्या लिखा है कि पार्टिकल जो रहते हैं ग्लूकोज में ऑफ द सेम कंपोजिशन रहते हैं, हेंस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंसेस ग्लूकोज हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन आल्सो कंस्टिट्यूट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब ये जो रहते हैं वो एक सिंपल मेथड से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में क्या ऐसा है, आप उसको छन्नी से छाल के जो है आप कार्बन अलग कर दोगे, हाइड्रोजन अलग कर दोगे, ऑक्सीजन अलग कर दोगे, तो ऐसा संभव नहीं होता है ना। इसमें फिजिकल मेथड से नहीं इसको अलग किया जा सकता, इसलिए हम कई कई टेक्निक लगाते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो आपने ऊपर चार्ट देखी थी वही है। और पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो एलिमेंट्स मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक तरह का क्या हो, एटम हो। और जब भी हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड्स की, तो उसमें दो तरह के भी एटम होते हैं या दो से अधिक होते हैं। और दिस पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और यू में बी फेमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। और हमने इसको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और इसमें भी हम खासकर जानेंगे सारी चीज़ों को, भाई एटम वगैरह और मॉलिक्यूल्स वगैरह किस तरह से इनकी डिस्कवरी हुई, ये सब बातें भी हम करेंगे। ये देखिए इन्होंने लिखा है यू विल बी स्टडिंग अबाउट देम इन डिटेल इन यूनिट 2 में, आप जानोगे चैप्टर 2 में इनको हम आसानी से और अच्छे से समझेंगे। आगे बोला जा रहा है जैसे सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इट इज आर सम एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स के। और कई ऐसे एलिमेंट्स 118 तक आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं अर्थ पे। और दियर और एटम आपके हैं ऑफ वन टाइप। और हाउ एवर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन द नेचर। जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनका डिफरेंट नेचर होता है। जैसे आपका कार्बन है तो वो अलग ही आपका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा, सिल्वर अलग दिखाएगा। इस तरीके से सबका जो है अलग अलग नेचर होता है। सम एलिमेंट्स सच एज अ सोडियम और अ कॉपर कंटेन एटम एज देयर कंस्टिट्यूट पार्टिकल। कुछ आपके एलिमेंट जो होते हैं जैसे सोडियम हुआ या कॉपर हुआ, इनमें जो एटम्स रहते हैं उनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल रहते हैं। और वेयर सम ऑफ द अदर द कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय द टू और द मोर एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बात आती है भैया कि इसमें जो है इनका मतलब क्या है, ये क्या बोल दिया इसने। इसका मतलब ये रहता है, देखिए जरा ध्यान से सुनो, सिल्वर जो है Ag एक पूरा का पूरा एक सिंगल एक एटम है। अब मॉलिक्यूल्स मतलब ये होता है जैसे आपका है O2, तो O2 के क्या है आपके दो, जिसके क्या हुए हैं दो O आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं आपका ऑक्सीजन का बना रहे हैं। जैसे अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहता है आपका आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएगी जिसे हम बोलते हैं H2, और जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन जो कि गैस रहता है। तो इसमें क्या बन रहा है आपका एक मॉलिक्यूल्स बन रहा है पूरा, इसलिए इनको हमने मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया, समझे। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन में आपने देखा होगा कि आपका जो N2 रहता है उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N रहता है। तो उस तरीके से ये सब कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स में डिवाइडेड है। इन विच टू एटम कंबाइन टू गिव दियर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.3 में आपको बताया गया। तो ये आपका फिगर 1.3 में देखिए, जैसे कि आपका क्या है H मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को ऊपर, और ये आपका कौन है सोडियम। तो अब जैसे कि आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा और आपका H2 बना लेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलेगा, O2 बना लेगा। तो इस तरीके से ये सब आपको बताया गया है। आगे लिखा है इन्होंने कि जब आपके दो या दो से अधिक एटम आपके डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होते हैं टुगेदर एक डेफिनेट रेशियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हमारे दो या दो से अधिक एटम्स जब हमारे एक डेफिनेट रेशियो में मिलते हैं तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं हर किसी रेशियो में मिल गए, हर किसी रेशियो में मिलेगा तो वो फिर आपका क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। डेफिनेट रेशियो मिलेगा तभी कंपाउंड बनेगा भाई, है ना, ये याद रखना आपको।
मोर एवर द कंस्टिट्यूंट पार्टिकल, माफ कीजिएगा क्या लिखा, मोर एवर द कंस्टिट्यूंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय द फिजिकल मेथड। इसको भी हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे आपका वाटर है, क्या है, कंपाउंड है, तो क्या वाटर को आप सिंपली जो है किसी छन्नी से छाल के अलग कर देते हो क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को? तो ऐसा संभव नहीं है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मेथड। इनको जब सेपरेट करते हैं तो केमिकल मेथड लगानी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए सम कंपाउंड और वाटर, जैसे कि है आपका अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, ईटीसी, इनको सभी को हमको एक केमिकल मेथड से अलग करना पड़ता है। और द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट फिगर 1.4 में आपको दिखाया गया है। अब मैं देखो इतना तेज आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, जो सारी बातें मैंने क्लास 10 में पढ़ी हुई है वही का सब रिपीटेशन है। और मुझे समझ नहीं आता कि एनसीईआरटी इन सभी को इतना रिपीट क्यों कराते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए जरा, तो ये जो आपका फिगर 1.4 है उसमें सब कुछ आपको बताया गया। ये क्या आप ये नहीं जानते हो क्या भाई, H2 का जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है उसका ये फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या? हर कुछ मतलब ये सब कुछ इनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसलिए बार बार करके उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते जाते हैं। क्या आपको CO2 नहीं पता क्या? CO2 जो आपका इस तरीके से बनता है, क्या सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो पहली क्लास से, है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइज 2 हाइड्रोजन एटम एंड द 1 ऑक्सीजन एटम। इन सभी को मैंने भाई कितनी बार बता चुका हूँ कि जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद जो है 1 ऑफ जो है क्या बोल रहा है आपसे भाई, कार्बन एटम से, मतलब कि जो हमारा 2 ऑक्सीजन रहेगी, एक कार्बन रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा 10 एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट कंपाउंड ऑफ फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो एंड दिस रेशियो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर जो कि कंपाउंड बनाएगा। अब जरा एक क्वेश्चन का जवाब दे दो भैया, जो मैं आपसे अभी पूछने वाला हूँ। क्या? देखो हमारा हाइड्रोजन भी क्या है एक, सुनो ध्यान से सुनो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। जब ये पढ़ रहा था तो मेरे सर भी मुझसे पूछते थे कि हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। आपने ये देखा होगा कि हाइड्रोजन भी क्या है, ज्वलनशील गैस होती है। यदि आपने हाइड्रोजन को कहीं पे छोड़ दिया एक कोई भट्टी वगैरह में तो बिल्कुल जल के भस्म हो जाओगे। तो ये भी क्या है, एकदम ज्वलनशील गैस है आपकी। और ऑक्सीजन भी एक ज्वलनशील गैस है। लेकिन इनका दोनों का जब कंबाइन रेशियो जब मिलता है और हमें क्या दे देता है, वो H2O देता है। अब ये जो रहता है वो भैया आग को बुझाता है। ये दोनों क्या कर रहे थे, आग को बढ़ा रहे थे, लेकिन ये आग को बुझा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर ना चाहिए और इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए ही चाहिए वीडियो के डिस्क जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें। तो प्लीज़ मुझे इसका रीज़न ज़रूर बताना। जो जो बंदा मुझे रीज़न बताएगा मैं उसका जो है कमेंट पिन कर दूंगा, जिससे कि जो भी देखो जिसका सही रहेगा उसका मैं पिन कर दूंगा, जैसे आप समझ जाना हाँ हमारा सही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि यार H2O जो बनता है वो एक लिक्विड है और वो हमारा आग को कैसे बुझा देता है, लेकिन H2 और O2 आग को बढ़ावा देते हैं। उसी तरीके से एक और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जो कि आप आगे चल के भी पढ़ोगे, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस हैं, लेकिन गैस और गैस मिलके एक लिक्विड कैसे बना रहा है, बिना किसी जो है उसमें कुछ चेंज आते हुए भी आपका एक गैस और गैस मिलके लिक्विड कैसे बन रहा है, वो उसका भी जवाब मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखना, मैंने आपसे अभी पूछे हैं। और आगे बढ़ते हैं जरा, हम क्या लिखा भाई, तो जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की आर डिफरेंट होती है फ्रॉम जो है दोस ऑफ इट कंस्टिट्यूट एलिमेंट से। मतलब कि यही है कि जैसे आपने क्या किया, वो अभी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन इनका जो कंपाउंड बनता है वो एक वाटर बनता है। तो मतलब कि एटम से जो है आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टी बन जाती है किसी भी कंपाउंड में। तो वाटर इज अ लिक्विड, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न विद अ बॉब साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन बट वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये देखिए बुक में भी दे दिया इन्होंने, और यही हमसे जो है हमारे सर भी पूछते थे। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप खुद दोगे। यदि आप मैं दे दूंगा तो फिर आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इसका जरूर आप खुद आंसर दीजिएगा। जरा आगे स्टडी करते हैं हम, क्या लिखा भाई।